प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के बच्चों के लिए विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल वीडियो लेकर के आ चुका हूं, जो कि 27 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको पूरे किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि पेपर में सीधे सीधे छपने वाला है और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। प्यारे बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। प्यारे बच्चों, आप सभी का कल पेपर है 27 तारीख को। कब है? 27 तारीख को पेपर है और कल के पेपर में 20 MCQ पूछेंगे। और प्यारे बच्चों, एक बात मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूँ, कल के सुबह में 4 बजे मैं आप सभी को एक महामैराथन वीडियो लेकर के आऊँगा। और बच्चों, उस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 500 MCQ कराऊंगा। क्या कराऊंगा? 500 MCQ कराऊंगा, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में प्यारे बच्चों आप सभी लोग 95% पाने के जो सपना देख रहे हो वो कंप्लीट कर सकते हो, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग उस बात को याद रखना आज, ठीक है, यानी कि सुबह में आप लोग 4 बजे तैयार रहना। और जितने भी यार मेरे प्यारे साथी हैं वो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। आओ, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? 0 होता है कि 7 होता है कि 7 से कम होता है कि 7 से अधिक होता है? तो क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है बच्चों? ये होता है 7 से अधिक। क्या होता है? 7 से अधिक हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है किसको? सल्फर को, आयोडीन या फास्फोरस या तांबा? मतलब ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मेलिएबिलिटी की क्वालिटी को शो करता है? फिर बच्चों, ये हो जाएगा हमारा तांबा। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है पर बच्चों, एल्किन श्रेणी का सबसे पहला सदस्य कौन सा है? एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? मेथेन है, एथेन है, एथिलीन है या एसिटिलीन है? एल्किन श्रेणी का सबसे प्रथम सदस्य कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एथिलीन होगा। आगे बात करते हैं कि निरूपक अथवा प्रारूपिक तत्व किसे बोलते हैं? सोडियम को, बेरिलियम को, एल्युमिनियम के, जिंक को, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया? इसे हम बोलते हैं सोडियम को। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहे हो प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा छपेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेकर के बोल रहा हूँ। अभी तक जितना बताया हूँ, कला में बताया हूँ, ड्राइंग में बताया हूँ, आप सभी को गृह विज्ञान में बताया हूँ, मैथ में बताया हूँ, हिंदी में बताया हूँ, जितना बताया हूँ सभी के सभी पेपर में आया हुआ है। और ये मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि जितना मैं आप सभी को विज्ञान के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना बच्चों, सब कुछ आप सभी को इसी में से आएगा, इससे बाहर बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि यकृत किसका स्रावित करता है? लार का, कि जठरस का, कि पीत रस का, कि अग्न्याशिक रस का? यकृत किसका स्रावित करता है बच्चों? ये करता है पीत रस का। किसका करता है? पीत रस का। तो जो भी मेरे प्यारे साथी है वो 4 बजे वाला सेशन देखना नहीं भूलेंगे आज, ठीक है। मतलब आज रात को सुबह में 4 बजे मैं आप सभी को एक महामैराथन क्लास पेश करूंगा, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को 500 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कराऊंगा, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो, अंत तक देख लेते हो, समझ लेते हो, पूरा देख करके चले जाते हो, तो बोर्ड के पेपर में कोई माई के अलावा आपका 95% रुकने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मुकुलन पाया जाता है किसमें भैया? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में या लेस्मानिया में या किनमें से कोई नहीं? तो मुकुलन किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र कैसा होता है, कौन सा होता है? ये होता है XY कि XX होता है, कि Y होता है कि X होता है? तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है भैया? ये हो जाता है XY। और बच्चों, एक बात मैं आप सभी को और बताना चाहता हूँ, जो भी लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं, ये महिलाओं के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये ओनली टू ओनली ये मानव के ऊपर, मतलब कि कहने का सेंस यहाँ पे है कि पुरुषों के ऊपर डिपेंड करता है। इसी X और Y का कमाल होता है। अगर पुरुष के अंदर ये X और Y में से कोई भी चला गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो उसी के हिसाब से लड़के या बच्चे या बच्चियाँ होती है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? 0 होती है, अनंत होती है, कि 25 सेंटीमीटर होती है, कि -25 सेंटीमीटर होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है ना प्यारे बच्चों, वो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। इस बात को आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका अनंत होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अगला हमारा क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा ये क्वेश्चन छपेगा। क्या होगा? सीधा सीधा कल के पेपर में ये क्वेश्चन छप करके आएगा भैया कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, या नेत्र के लेंस पर कहाँ बनता है भैया? दूर। सबसे पहले ये समझो कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। दूरदृष्टि दोष में ये होता है बच्चा कि दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नज़दीक की वस्तु दिखाई बिल्कुल ही नहीं देती है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष के कारण हमारा जो इमेज बनता है, रिफ्लेक्शन बनता है, वो कहाँ बनता है? वो बन जाएगा रेटिना के पीछे। कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बन जाएगा। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया एक बार प्यार से वीडियो को लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो। चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी कई साल पूछा जा चुका है, ठीक है। मैं आप सबको वही सब क्वेश्चन कराता हूँ जो बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? जूल होता है कि कूलाम होता है कि वोल्ट होता है कि एम्पियर होता है? विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? ये होता है भैया कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है? विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करने की जो हमारी मशीन होती है, युक्ति होती है, उस मशीन को हम क्या बोलेंगे भैया? हम जनित्र बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर बोलेंगे कि अमीटर बोलेंगे कि मोटर बोलेंगे? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो मशीन होती है उसको हम जनित्र बोलते हैं। अब जनित्र नहीं समझ में आ रहा है तो जनित्र का दूसरा नाम है जनरेटर। क्या होता है? जनरेटर। अब प्यारे बच्चों जनरेटर क्या होता है? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ ये जो क्या होता है भैया? जनरेटर मैकेनिकल से सीधे सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए ये डिवाइस होती है, यह एक मशीन होती है, यह क्या होती है? साधन होता है। समझ में आ गया? ये हमारा क्या करता है भैया? ये मैकेनिकल डीजल या पेट्रोल के माध्यम से क्या करेगा? आप सभी को पावर प्रोड्यूस करेगा, लाइन देगा, करंट देगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या पेट्रोलियम या जल विद्युत। तो जीवाश्म ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है भैया? हम इसे मान सकते हैं कोयला या पेट्रोलियम। क्यों? क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम जो चीज़ है, जो वस्तु है, जो एलिमेंट है, ये जीवाश्म ईंधन का ही क्या है भैया? एक रूप है, इसी का एक स्रोत है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? मैंने ऐसा कौन सा आहार है जो श्रृंखला एक सीरीज का निर्माण करेंगे? ये हो जाएगा घास, बकरी और मानव। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है पर बच्चों कि निम्न में से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलीफॉर्म समूह है किसका है बच्चों? विषाणुओं का है कि जीवाणुओं का है कि प्रोटोजोआ का है कि इनमें से किसी का नहीं है? कोलीफॉर्म किसका समूह है, किसका ग्रुप है भैया? तो ये हो जाएगा जीवाणुओं का। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? निम्न में दुर्बल अम्ल कौन सा होगा भैया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा कि नाइट्रिक एसिड होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड होगा कि HCN होगा? क्या होगा भैया? दुर्बल अम्ल पूछा गया है। कौन सा अम्ल? दुर्बल अम्ल। यहाँ पे हो जाएगा HCN हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पे बच्चों मैंने आप सभी को कई बार बता रखा है कि गंगा सफाई योजना कब आरंभ हुई थी, कब शुरू हुई थी? गंगा सफाई योजना कब आई थी बच्चों? ये आई थी 1985 में कि 1955 में कि 2005 में कि इनमें से कोई नहीं? तो गंगा सफाई जो अभियान आया था, योजना आई थी, ये सन 1985 ईस्वी के दौरान आया हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है पर बच्चों ये बोर्ड के पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये बोर्ड के पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि भैया हमें ये बताना है कि 10⁻⁻6 m, ठीक है। ये एम का मतलब क्या होता है? मोल होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? इसका पीएच मान क्या होगा? सभी को पता होगा। ये जो हमारा होता है किसके कंपेयर कर देते हैं? एक के आगे कंपेयर कर देते हैं और ये हमारा माइनस घात होता है सीधे से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और इस विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा? प्लस में 6 हो जाएगा। माइनस में पीएच मान तो होता ही नहीं है। पीएच मान का रेंज कितना होता है? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ। कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि किसी भी विलयन का पीएच मान का रेंज कितना होता है, ठीक है। रेंज कितना होता है अब भी कभी तुरंत कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कितनी होती है? कैसे होता है भैया बताना है। उत्तल दर्पण से जो भी हमारा प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक सीधा, आभासी सीधा, आभासी उल्टा या वास्तविक उल्टा? तो जो भी उत्तल दर्पण से जो भी फिगर बनेगा, जो भी आपका इमेज बनेगा, जो भी आपका रिफ्लेक्शन बनेगा वो आभासी होगा और साथ में सीधा होगा। प्यारे बच्चों किसी भी विलयन का पीएच मान जो होता है
0 और 14 के बीच का रेंज होता है। 0 और 14 का बीच का रेंज होता है। 7 उदासीन विलयन का होता है, 7 से कम अम्लीय का होता है और 7 से अधिक क्षारीय का होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भैया? ओम होता है, ओम प्रति मीटर होता है, ओम इंटू मीटर होता है कि मीटर प्रति ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भैया? ये हो जाता है आपका ओम हो जाता है। क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त कहाँ होता है। फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, कहाँ से आता है भैया? बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, बाएं निलय में या दाएं निलय में। तो फेफड़ों में शुद्ध रक्त कहाँ आता है भैया? ये बाएं आलिंद में आ जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है पर बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अंडा, मछली, गेहूं या संतरा। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा संतरा। क्यों होगा? विटामिन सी जो पाया जाता है सभी खट्टे पदार्थों में, सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मेरे को ये बताओ भैया कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ये अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम पूछा जा रहा है। मेथेन होगा कि एथेनॉल होगा कि प्रोपेनॉल होगा कि एथेनॉल होगा? मेथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत शक्ति P का सूत्र क्या होगा? कई बार हमने बता दिया पर बच्चों, P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी बात पे प्यारे बच्चों मेरे को ओम का नियम मेरे को छाप करके बता दो भैया। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है? खाली फार्मूला छाप करके बता दो, तभी मेरे को लगेगा कि आप लोग वाकई में मेहनत कर रहे हो, आपकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यह हमें बताना है। 4x होती है कि 3x होती है कि x होती है कि 2x होती है? तो जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? ये हो जाती है 2x। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसके लिए भैया? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में? हीमोग्लोबिन पर बच्चों सबसे पहले मेरे को ये कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है भैया? इसी की वजह से जो हमारा ब्लड होता है रेड कलर का होता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये भैया क्या भूमिका निभाता है ये हमें बताना है। ये हमें श्वसन में भूमिका रोल प्ले करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है पर बच्चों कि श्वेत शाम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन पर बच्चों मैं बार बार क्यों करवाता हूँ? बार बार मेरा करवाने का मोटो ये रहता है कि ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता हूँ। श्वेत शाम फोटोग्राफी में फेरिक सल्फेट यूज होता है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक रंग कैसा होता है? क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन जो इंडिकेटर होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है कि नीला होता है कि रंगहीन होता है? ये होता है लाल। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि पीतल है क्या है भैया? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, ये उपधातु है? पीतल हमारा एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है? सबसे कम किसकी होती है भैया? सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की या सिलिकॉन की? सबसे कम हो जाएगी सोडियम की। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्यों में लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? प्यारे बच्चों मानव में जो लाल ग्रंथियों की संख्या होती है वो 3 जोड़ी पाई जाती है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं या पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प में प्यारे बच्चों मेनली 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता रखा है। अगर आपको पता नहीं है आप लोग क्या करो, क्लास 10th साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करो और सारे बहुविकल्पी, सारे एमसीक्यू, सारे लघु उत्तरी, सारे अति लघु उत्तरी और सारे बोर्ड के पेपर में पूछे जाने वाले दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को पढ़ डालो। और अगर आप पढ़ डालोगे, मैं गारंटी नहीं 100% नहीं बल्कि मैं आप सबको 2% चैलेंज करके बोल रहा हूँ, पेपर में एक भी प्रश्न उधर से उधर नहीं आएगा। सारे के सारे जितना बताया हूँ उसी में से छपेगा, उसी में से प्रिंट होकर के आएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर
ऑनर के पास इतना प्रश्न ही नहीं है, जो मैंने आप सबको बता दिया है उसी में से आपके देगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप कौन सा होता है? ये होता है फिर बच्चों 9:3:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है भैया लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए या बैगनी रंग के लिए? तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है मेरे बच्चों, ये बैगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा होता है। इस बात को ध्यान में आप सभी को रखना है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का? दृष्टि क्षेत्र कहने का सेंस यहाँ पे है पर बच्चों कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो दूर तक की वस्तुओं को दिखा सकता है, कम से कम दर्पण के एरिया में वो दिखा सकता है। देखो उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्यों होगा? क्योंकि अगर ये नहीं होता, इसीलिए हम क्या करते हैं पर बच्चों, वाहनों के पश्चिम दृश्य को दिखाने के लिए हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमारी गाड़ियाँ होती है, मोटर कार होता है, बाइक होता है या कोई भी गाड़ियाँ होती है, उसकी गाड़ी का जो साइड मिरर लगा होता है वो उत्तल दर्पण का ही बना होता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं पर बच्चों। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन किसके लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? तना, पत्ती, जड़ या प्रकलिका? तो पौधों में कायिक प्रवर्धन किसके लिए, माने के प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है बच्चों? ये होता है तना। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डायनेमो उत्पन्न करता है। डायनेमो किस चीज को उत्पन्न करता है भैया? आवेश का, विद्युत वाहक बल का, विद्युत क्षेत्र का या चुंबकीय क्षेत्र का? कई बार प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताया भैया कि डायनेमो क्या होता है। ये इसी को हम बोलते हैं जनरेटर। क्या बोलते हैं? इसी को जनरेटर बोलते हैं। और जनरेटर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। अब क्या होता है भैया, इसमें दो कॉइल होते हैं। क्या होते हैं? दो कॉइल, सॉरी यहाँ पे दो पोल होते हैं। कोई भी मैग्नेट का दो खंड होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और इसी दोनों पोल के बीच में हम क्या करते हैं? एक कुंडली को क्या करते हैं? कॉइल को, एक क्लोज कॉइल को क्या करते हैं? रख देते हैं और इसको ब्रश और ब्लेड के माध्यम से क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं और इसके एक्स वाई पार्ट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। और जब इसमें विद्युत, जब इसको इनिशियल टार्क देंगे क्या हो जाएगा? ये रोटेट होने जाएगा दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। और इसी को रोटेट होने के बाद क्या होगा भैया? यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और यही बोला जा रहा है कि डायनेमो क्या उत्पन्न करता है? ये डायनेमो हमारा क्या करता है भैया? ये हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देगा। उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आहार नल की सी के आकार की रचना है। क्या भैया? आमाशय है कि ग्रहणी है कि ग्रसनी है कि कृमि रूप परिसेरिका है? ठीक है, परिसेरिका है। क्या भैया? आहार नल की जो सी आकार की जो संरचना है वो ग्रहणी का है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि C2H6 का IUPAC नाम क्या है? एथेन है, मेथेन है, एथाइन है या एथिलीन है? क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आप सभी का एथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं कि माइट में मुख्यतः क्या होता है? माइट में मुख्यतः क्या होता है भैया? माइट में मुख्यतः होता है कॉपर पाइराइट और फेरिक सल्फेट होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने के लिए कौन सी गैस निकलती है? गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब प्यारे बच्चों मेरे को ये कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि खाने का सोडा क्या बोलते हैं? खाने का सोडा क्या बोलते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला क्या होता है? ये मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में अभिष्ट संबंध है। क्या है भैया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, आपको करना भी है। मैंने ऑलरेडी आपको करा भी दिया है। f बराबर होता है r/2। f बराबर क्या होता है? r/2। यहाँ पे f बराबर r/2 कोई नहीं दिया है, r बराबर यहाँ पे 2f हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस सकते हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा अंतिम नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिज्म के द्वारा विचलन अधिकतम किस रंग में होता है भैया? बैगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए या पीले रंग के लिए या लाल रंग के लिए? तो प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे अधिकतम बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? अब प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन मैं आप सबको एडिशनल में बता दे रहा हूँ। आप सब लोग अच्छे बच्चे हो, इसलिए मैं आप सबके लिए अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये बोर्ड के पेपर में कब पक्का पूछा जाएगा भैया। ये पूछा जा रहा है सबसे पहले कि फ्लेमिंग के बाम हाथ का नियम लिखिए। अब देखो फ्लेमिंग के बाम हाथ का नियम तो ये होता है
ये होता है, मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन ये भी पूछ देगा, अगर ये पूछ देगा कि मैक्सवेल के कार्य के शुरू का नियम क्या होता है, मैक्सवेल के कार्य के शुरू का नियम क्या होता है बच्चों, तब क्या लिखोगे, तब कैसे बताओगे? आप तो बोलोगे सर आप तो हमने तो पढ़ाया नहीं, कैसे करें कैसे करें। ठीक है, आप लोग पहले देख लो, ठीक है, पूरा देख लो और आप लोग सुबह तैयार हो जाइएगा। ठीक है, आप लोग अभी देख लो, खाना खा लो, आराम से सो जाओ और सुबह 4 बजे उठ करके मेरे लाइव वाली क्लास में आ जाना और तहलका मचाएंगे। 500 MCQ सीरीज को औकात दिखा देंगे और नस्ते नाबूद करेंगे। और अगर आप यकीन मानो उन 500 MCQ को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में खोपड़ी में छेद कर दोगे। ठीक है, MCQ को क्या कर दोगे, एकदम OMR की खोपड़ी में छेद कर दोगे, ये मैं गारंटी लेकर के बोल सकता हूँ। ठीक है, आइए समझते हैं कि मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम क्या होता है। तो किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात किया जाता है? मैक्सवेल के दक्ष हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। अब ये जो नियम है क्या बोलता है बच्चा, ये जो नियम होता है क्या बोलता है, इस नियम को समझिए। ये लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक को, क्या बोलेंगे, यदि धारावाही चालक को, ठीक है, यदि धारावाही चालक को दाहिनी हाथ में इस प्रकार पकड़े, यदि धारावाही चालक को इसको क्या करेंगे, इस प्रकार पकड़े कि इसमें इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चालक में प्रवाहित दिशा, अंगूठा जो हमारा क्या होगा, चालक में प्रवाहित दिशा की दिशा को निर्देशित करेगा और चालक को पकड़ने वाली जो उंगलियां होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, वो चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएगी। क्लियर, समझ में आ गया? यही हमारा क्या होता है, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया हमें ये बताना है फ्लेमिंग के बाम हाथ का नियम क्या होता है। मैंने आपको दाएं हाथ का नियम बताया था। क्या बताया था? मैंने आपको दाएं हाथ का नियम बताया था, लेकिन बाम हाथ का नियम नहीं बताया था। अब इसको भी समझ लेते हैं भैया ये बाम हाथ का नियम क्या बोलता है। आराम से देखो, परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाम हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। क्या बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा जो होती है फ्लेमिंग के बाम हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। अब इसमें क्या होता है भैया, इसमें ये लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की प्रथम, क्या बोलेंगे, यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियां को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखा जाए कि तर्जनी, अब सबसे पहले समझो तर्जनी क्या होता है, मध्यमा क्या होता है और अंगूठा क्या होता है। देखो ये हमारा 5 उंगली है। ठीक है, ये सबसे पहले ये देखो बाएं हाथ है हमारा, इसको हम बोलते हैं तर्जनी, इसको हम क्या बोलते हैं, तर्जनी बोलते हैं, इसको मध्यमा बोलते हैं। और ये हमारा अंगूठा हो गया, ये अंगूठा हो गया, ये आपका तर्जनी हो गया, ये आपका मध्यमा हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? अब इसी को समझते हैं भैया, क्या बोलते हैं, यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को एक दूसरे को क्या करेंगे, लंबवत इस प्रकार रखेंगे कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, मध्यमा धारा की दिशा बताएगी, तो अंगूठा की जो होगा वो क्या करेगा भैया, अंगूठा की जो दिशा होगा वो चालक पर आरोपित बल की दिशा बताएगा, फोर्स की दिशा बताएगा। यहाँ पे देखो, ये जो देखो ये हमारा क्या होगा, अगर ये हमारी जो तर्जनी उंगली होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, अगर हमारी जो मध्यमा है जो विद्युत क्षेत्र की विद्युत धारा की दिशा बताएगी, तो ये हमारा जो अंगूठा होगा क्या बताएगा, चालक पर लगने वाले कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसी के बारे में हमें ये नॉलेज देगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हुई, तो वीडियो को एक बार प्यार से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और प्यारे बच्चों मेरे जो भी मैंने बात बताया था आप सभी को, उस बात को बिल्कुल नहीं बोलना है। आप सभी को अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए 4 AM सुबह में 4 AM पे ध्यान रखना है, आप सभी को लाइव जुड़ना है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 500 बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा, पूरे विज्ञान में, पूरे फिजिक्स में, पूरे केमिस्ट्री में, पूरे बायोलॉजी में जो भी आप सभी से MCQ पूछे गए हैं बहुविकल्पी हैं, सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे और इसी में से आएगा एक भी क्वेश्चन में 100% नहीं 200% गारंटी है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, गारंटी देकर के बोल रहा हूँ। जैसे मैंने आप सभी को कला में बताया था, जैसे मैंने आप सभी को गृह विज्ञान में बताया था, जैसे मैंने आप सभी को गणित में बताया था, जैसे मैंने आप सभी को हिंदी में बताया था, सारे प्रश्न छपे थे, उसी तरीके से आप सभी को विज्ञान में बता दूंगा। विज्ञान के भी सारे प्रश्न इसी में से छपेंगे, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे, गारंटी लेकर के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।